देखिए, आज का जो वीडियो है, नाना नानी की जमीन पर अब नहीं मिलेगा हक। न्यू रूल जमीन को लेकर के है। बहुत बड़ा अपडेट है जिसको लेकर के हम अब बताने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला चैनल को। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा अपडेट है। विषय है नाना नानी की संपत्ति पर नाती नतनी का अधिकार, जमीन पर कब्जा को लेकर के, किराया को लेकर के सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। किस तरीके से यहाँ पर अपडेट है भाई, पूरी तरीके से अब हक नहीं मिलता है या मिलता है, इसी को लेकर के बहुत सारे लोग इसमें पूछते हैं कि संपत्ति नाना नानी के नाम से है, अगर मान लेना नहीं चाह रहा है तो हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। उसका नाती बोल रहा है, नतनी बोल रहा है ना, तो या उसका माँ को मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। तो चलिए पूरी तरीके से यहाँ पर जानकारी देने वाले हैं। यह संपत्ति नाना नानी ने अपने मेहनत से या आय से खरीदी थी, या वे इस पर किस कोई वसीयत है, क्या है, पूरी जानकारी इसमें हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला कहा। आपकी माँ अगर जीवित है तो आप नाती नतनी सीधे तौर पर नाना नानी की संपत्ति में हिस्से का दावा नहीं कर सकते। अगर आपका माँ जीवित है तो ठीक है, आपकी माँ की कानूनी अधिकार क्लास 1 लीगल हेयर होने के नाते दावा कर सकती है, आपकी मां कर सकती है। और हक कब मिलता है? नाती नतनी को नाना नानी की संपत्ति में हक उत्तराधिकारी के अधीन माध्यम से मिलता है, यानी कि उत्तराधिकारी के माध्यम से। मतलब कि पहले संपत्ति आपकी मां को मिलता है, फिर मां की मृत्यु के बाद वह संपत्ति आपको विरासत में मिलती है। तो भाई कितना हिस्सा मिलता है, पूरी तरीके से इस वीडियो में क्लियर करेंगे। पूरा देखना, बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते रहते हैं, तो भाई पूरा वीडियो देखो और समझो। देखो जमीन कब्जा कानून तो आप लोग को पता ही है, ये तो हम अलग से आप लोग को बता ही दिए हैं। और भाई यहाँ पे हिस्से की बात है तो चलिए वो भी हम क्लियर करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और एक एक चीज आपको इस वीडियो में बताएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा साथियों, बने रहना। देखो टेक्निकल वाले हौसला को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किए लाइक करो, और घंटी को दबा दो और कमेंट करो वीडियो कैसा लग रहा है या नहीं लग रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, नाना नानी की जमीन या संपत्ति जो भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, पर नाती नतनी का कोई जन्मसिद्ध अधिकार जो है प्राप्त नहीं होता है। याद रखिएगा, अगर हमारा नाना का या नानी का कोई संपत्ति है या वो है, तो हम जो है, हम मानिए उसके क्या हो गए, नाती हो गए, या मेरा बहन है, नतनी है, जो भी है, तो उस पर जाके हम अधिकार, हमको डायरेक्ट नहीं हो सकता है। हाँ मेरा माँ है, उसको अधिकार हो सकता है, लेकिन हमको अधिकार डायरेक्टली हम हिस्सा नहीं ले सकते। देखो कैसे यहां समझिएगा, 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम में बेटियों को उनके पिता की संपत्ति में बराबर हिस्सा दिया गया। तो हमारी माँ जो हो गया, उसको अपना मायके में वो अपना पिता से, अपना भाई से अपना हिस्सा वो ले सकती है, और बराबर हिस्सा ले सकती है। जितना बेटों का हिस्सा मिलता है उतना मिलता है। अब देखिए यहाँ क्या, उनके पिता की मतलब की संपत्ति पर, माँ की पिता की संपत्ति पर, आपकी माँ है उसके पिता की संपत्ति पर जो है बराबर का हिस्सा है, लेकिन यह अधिकार नाती नतनी को नहीं बताया गया। नाती नतनी डायरेक्ट नहीं हिस्सा ले सकता है। अब देखिए यहाँ पे, इसलिए अगर कोई वसीयत है या विशेष कानूनी प्रावधान न हो तो नाना नानी की संपत्ति में नाती नतनी का कोई हक नहीं मानता। समझ पा रहे हो? आप देखिए, नाना नानी की संपत्ति में नाती नतनी का हक नहीं माना जाता। इसके लिए नाती नतनी को अपनी मां के माध्यम से, अगर आपको लेना ही है तो मां के माध्यम से जो है विशेष परिस्थिति में कुछ दावा करने का अवसर मिल सकता है, मिल जाएगा नहीं। समझ रहे हो ये चीजें, लेकिन सीधे अधिकार आपको नहीं मिलेगा। क्लियर बता दे रहे हैं। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कंटिन्यू, तो बता रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा, पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो में बने रहना। इस तरह का वीडियो कोई चैनल पर आपको नहीं मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे कोर्ट का फैसला और कानून समझिएगा। यहाँ पर क्या है, बॉम्बे कोर्ट ने स्पष्ट किया था, बॉम्बे कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नाना नानी की संपत्ति, ठीक है, मृतक आपकी माता की संपत्ति, मातृ संपत्ति जो है मातृ संपत्ति मानी जाती है। मतलब नाना नानी की संपत्ति को मातृ संपत्ति मानी जाती है। ये बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह स्पष्ट किया। उसके बाद जिसमें नाती नतनी का कोई जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है। कान खोल के सुन लो भाई, कोई अधिकार नहीं है, ठीक है, नाती नतनी का। अब देखो, लेकिन वीडियो देखो, पूरा समझो इसमें ट्विस्ट क्या है, आगे हम बताएंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस तरह का वीडियो यूट्यूब पर कोई नहीं बनाएगा। अब देखो यहाँ पे 2005 के संशोधन में
एक एक चीज समझ में आएगा। 2005 के संशोधन में बेटियों को बराबर का अधिकार दर्जा मिला और नाती नतनी को नहीं मिला। ठीक है, और क्या हुआ, 2005 के संशोधन में बेटियों को बराबर तो मिला ही मिला, अगर नाना नानी बिना बेटे और बेटी के संतान के निधन हो जाए, मान लो नाना नानी आपका है और उसके बिना बेटे, सुनो बिना बेटा ही है, संतान उसको नहीं है, बेटा नहीं है, ठीक है, और उसका निधन हो जाता है नाना नानी का, ठीक है, निधन हो जाए तो वसीयत या विशेष परिस्थिति में नाती नतनी को अधिकार मिल सकता है। मान लीजिए आपके नाना नानी है और उसको बेटा नहीं है, बेटी है, और उसका निधन हो गया, तो निधन हो गया तो आपको हिस्सा मिलेगा। आप अगर उसके नाती हैं, नतनी है, तो आपको हिस्सा मिलेगा। आपकी माँ है, सिर्फ बहन में जितना भी बहन है, बेटियों को हिस्सा होना ही होना। जब नहीं है तो फिर हिस्सा तो बेटियों को ही होगा, तो आपकी माँ को हिस्सा होगा तो आपको भी, लेकिन डायरेक्टली आप दावा फिर नहीं कर पाओगे, नहीं भी तो भी। देखो यहां समझना, निधन हो जाता है, वसीयत या विशेष परिस्थिति, आपकी माँ आपके नाम से वसीयत बना देता है, या माँ की जो के माध्यम से आपको हिस्सा मिल जाता है। समझ रहे हो? और देखिए यहाँ पे और क्या ट्विस्ट है वो भी बताएंगे, अभी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बने रहना। देखो कैसे अधिकार मिल सकता है, समझ लो। नाती नतनी को संपत्ति में हिस्सा पाने के लिए क्या करना होगा, कोर्ट जाना पड़ सकता है, और यह उनकी मां की कानूनी स्थिति पर निर्भर करता है। समझ ले, सारा ब्रेक आपके मां के हाथ में है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, इस बात को समझ ले। बहुत सारे चलो आता है, हमारा नाना नानी हिस्सा हमको क्यों नहीं मिलेगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। अभी समझो, यहां पे खास परिस्थितियों में वसीयत के माध्यम से आपको हिस्सा मिल सकता है। आप देखिए, इसलिए कि समांतर नाना नानी की जमीन पर नाती नतनी को अधिकार नहीं मिलेगा, डायरेक्टली बता दे रहा हूं। और देखिए, जब तक कि कोई वसीयत या अदालत का आदेश न हो, समझ पा रहे हो? और क्या, यह न्यूनतम कानून कोर्ट के फैसलों के आधार पर स्पष्ट होगा। और देखिए यहां पे समझिए, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला है, और समझिएगा इसमें क्या बताया गया वो भी बता रहा हूं, समझिएगा। यहां पे क्या, बॉम्बे हाई कोर्ट के प्रमुख फैसले पर समझिएगा, नाना नानी की संपत्ति में नाती नतनी का जनशील अधिकार नहीं है। कोर्ट ने साफ किया, बेटियों को तो बराबर का हिस्सा है, लेकिन नाती नतनी को सीधे कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि वसीयत विशेष कानूनी आदेश न हो। समझ रहे हो? बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसलों में शामिल है। और संपत्ति के मामले में बच्चों को जन्मसिद्ध वारिसों के अधिकार के ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया है। और देखिए, नाती नतनी को हक पाने के लिए उसकी मां का यहाँ रास्ता उसको मिलेगा। समझ रहे हो? तो ये चीजें हैं, आपको समझना पड़ेगा। और देखिए, ये बहुत सारे लोगों ने इस पर हमको बहुत सारा सवाल भी पूछता है, जो कि वीडियो के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं, और आप लोग को इसमें कुछ और भी चीजें हम बताएंगे, ताकि आप लोग को समझ में, देखो मैं ऐसे चीज बताता हूं ना, आप लोग को एक बार में समझ में आ जाता होगा। बहुत सारे लोग घुरा फिरा के बता रहे हैं, है ना? तो यहाँ चीजें ये है। और देखिए, आप लोग को यहाँ पे समझना होगा, अभी हम वीडियो में और कुछ आप चीजें आप लोग को बताएंगे। देखिए यहाँ पर क्या जजमेंट आया बॉम्बे कोर्ट का, तो हमने आपको बताया ही है। और देखिए यहाँ पे आप लोग समझिएगा, 3 सितंबर 2025 का है, अभी लेटेस्ट जजमेंट एक है, और उसमें क्या है कि सारी बातें आप लोग जानिएगा जजमेंट के माध्यम से। और यहाँ पे नाती नतनी यानी वादी जो है, केस के अंदर एक नाती है, वो चाहता है कि नतनी है, वो चाहता है कि नाना नानी की प्रॉपर्टी पर उसको इसमें हिस्सा मिले, हक मिले, जबरदस्ती, ठीक है। और उसका जो नाना है, समझ रहे हो, वो उनका जो है 4 जो है उसका बेटी है, और 4 बेटा भी, यानी कि 8 बच्चा टोटल है उनका, ठीक है। 8 है, प्रतिवादी संख्या 1 का नाम है, मान लो सीता मान लो, ठीक है, वह सीता है। तो वादी जो उसकी माँ है, यानी कि एक लड़की ने मुकदमा लगाया है, ठीक है, मेरे नाना नानी की प्रॉपर्टी में मेरे को हक दिया जाए, उसका नतनी ने केस किया है कि हमको नाना नानी की प्रॉपर्टी पर हमको हिस्सा चाहिए, जबकि उसका 4 मामा है और 4 उसका, मतलब एक माँ उसकी खुद बहन है और 3 बहन और है, यानी कि 4 बहन सब मिला के है। उसका नाना नानी को 8 बच्चा है। अब क्या है कि इसमें नाना जो है उसके 8 बच्चे टोटल हैं, टोटल 8 में से 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, लड़की क्या है, वो चाहता है कि मेरा मम्मी का जो हिस्सा बन रहा है, मेरा मम्मी का जो हिस्सा है वो मेरे को दिया जाए, समझ पर, जबरदस्ती, जबकि उसका मम्मी मांगा नहीं है, वो खुद मांग रहा, खुद केस किया अपने से, नतनी केस किया है, ठीक है। अब देखो, वो मेरे को हिस्सा दिया जाए, ये क्या है कि मेरे मामा लोग क्या कर रहे हैं, उसकी सारी प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, घर बना रहे हैं, रह रहे हैं, है ना। तो अपने अकॉर्डिंग वो मेरी मम्मी को हिस्से के जो प्रॉपर्टी है वो हमको दे दिया जाए,
समझ रहे हो, तो वो ये हिस्से को खोज रहा है। ऐसे में कोर्ट का क्या डिसीजन है वो चीजें आप लोग को हमने बताया अभी भी। और देखिए यहाँ पे समझिएगा, वो चाहता है कि यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी 8 हिस्से हो, 4 जो हिस्सा हो वो लड़के का है, 4 जो है लड़की का। मम्मी का हिस्सा कितना, 1/8 के हकदार है। ठीक है, तो भाई ये तर्क दिया गया और इसमें कृषि उपज देना उन्होंने बंद कर दिया। किसने? मामा ने। मामा उसको कृषि का जो भी होता है, धान, गेहूं, मकई, साग सब्जी जितना होता है कुछ नहीं दे रहा है। गेहूं कोई भी चीज फसल होता है तो वो नहीं दे रहा है, समझ रहे हो। तो इसमें जो है हमको किसी तरह का नहीं देता, तो वो उसके जमीन के ऊपर कब्जा भी कर लिया है, तो 1/8 हिस्सा देने से मना भी कर दिया है। किसने? मामा ने कह दिया कि कोई भी जमीन हम तेरी मम्मी को नहीं देंगे, ऐसे बोल दिया है। समझ पा रहे हो, उन्होंने केस किया। तो देखो यहाँ पे इस बात के तहत में समझना होगा, यहाँ पर विवाद उत्पन्न होता है, यहीं पर हिस्से को लेकर के विवाद होता है। और भाई हक तो बनता है नाना नानी की प्रॉपर्टी में, क्या लेकिन हक बनता किसको? 8 बच्चों का बनता है। क्या उसका नाती नतनी को भी बनेगा? देखो यहां पे समझिएगा, 4 पुत्रियां 4 पुत्र है, 8 है, कितना हक बनेगा? 1/8 प्रॉपर्टी का हिस्सा बनेगा, 8 हिस्सा लगेगा, जिसमें से नाती नतनी मांग रही है कि हम मेरे को हिस्सा दिया जाए, मेरे मम्मी के हिस्सा है और हमको दिया जाए। अब देखिए वादी ने यहाँ पे क्या किया है, मुख्य बात क्या है वो चीजें समझिएगा आप लोग। लड़की क्या चाहती है कि मेरे मम्मी के हिस्से की प्रॉपर्टी का उसका कब्जा मेरे को दिया जाए, समझ रहे हो, रजिस्ट्री मेरे नाम पर कर दिया जाए। लड़की चाह रही है नतनी, ठीक है। तो वाद संपत्ति में उसकी मां की कानूनी हिस्से 1/8 है, यानी कि 8 हिस्से में एक हिस्सा उसकी मां को मिलेगा। क्लियर समझ लीजिए इस बात को, समझ रहे हो। तो यहाँ पे फिर मां के पास रहेगा, मां अभी जिंदा है, इस बात को समझे, मां अभी जिंदा है। वादी 2021 से जुड़ी बात है यहाँ पर, और 1/8 हिस्से के बात यहाँ हो रही है। तो भाई देखो यहाँ पे मेरी माँ कितने हिस्से का हकदार है, तो देखो यहाँ तो क्लियर हम कर दिए इस हिस्से को लेकर के, 1/8 हिस्से में एक हिस्सा मिलेगा उसको, है ना। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि विभाजन के कब्जे वाली सीपीसी धारा 154 के तहत डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजी जाए, मेरे हिस्से की जमीन मेरे पास हो, मैं इस तरह की बात उन्होंने बोला। अब देखिए एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भेजी जाए, जिससे कंफर्म हो जाए कि इस जमीन के ऊपर मेरा कब्जा है। कल हो कि वगैरह कोई जो मेरे पास कोई चीजें ऐसा हो कि कोई मतलब कि आदेश प्रतिवादी के ऊपर जो है किसी भी तरह का मुकदमे निपटारे तक संपत्ति में तीसरा पक्ष वहां पर कोई बाधा न डाले, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लड़की चाहती थी कि जैसे मेरे प्रॉपर्टी पे मेरे नाम पर हो जाए, और 1/8 हिस्सा मेरी माँ की प्रॉपर्टी है, जो कि कोई भी पार्टी फिर उसके ऊपर क्या करे, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, समझ रहे हो। तो वादी के पक्ष में कोई अन्याय संगत कोई राहत प्रदान यहाँ पे जो है किया जाए। और देखिए आप लोग, बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया भी है, एक पक्ष की बात है तो क्लियर आपने सुन लिया, लेकिन दूसरे पक्ष की बात का मामला यहाँ समझिए बदल जाता है। दोबारा देखिए मैं आप लोग को बता रहा हूं, आप लोग समझिएगा, एक एक चीज में समझाऊंगा तो पूरी तरीके से पता चलेगा। क्योंकि नाना जो है उसका 8 बच्चा है, 4 पुत्रियां 4 पुत्र है, ठीक है। तो एक बेटी को जो है वो चाहती है मेरा हिस्सा बन जाए, मेरे नाना की संपत्ति, क्योंकि नाना मर चुके हैं। अब देखो प्रॉपर्टी 1/8 हिस्सा है भाई, यूज कर रहा है मामा, फायदा उठा रहा है मामा, है ना। और मामा कह दिया कि हम तुमको देंगे नहीं, फसल उपजा रहा है ना। और देखिए यहाँ पे तो बात है, तो देखिए यहाँ ये होगा, यहाँ पे क्या हो सकता है, प्रतिवादी आदेश के तहत यहाँ पे 11 के अंतर्गत यहाँ पे आवेदन 21 प्रस्तुत किया उन्होंने। और क्या किया, इसमें नाती होने के नाते विभाजन का वायद दायर करने का दावा करने का हकदार तो वो है नहीं, कानून के तहत हमने बताया है। सो इसमें सामने वाले वकील ने क्या कहा, भाई जो लड़की जो वादा लगा रही है अपने मामा के ऊपर, जो सूट फाइल किया है, वो लगाने के हकदार नहीं है। विभाजन का वायदा करना किसी भी हिस्से का हकदार वो नहीं है, समझ पा रहे हो। क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1 जीवित है, उसकी मां जीवित है, तो उस प्रॉपर्टी में मेन हक उसकी मां होगा, वो नहीं होगा, उसकी मां होगा, समझ पा रहे हो। पार्टी कौन होना चाहिए, उसकी मां होनी चाहिए। तो ये चीजें वो मां वाद लगा सकती है, मां उसको सूट फाइल कर सकती है, अपने भाई से हिस्सा मांग सकते हैं अपने पिता की संपत्ति पर, और 1/8 हिस्सा का वो हकदार बनता है, उसको दिया जाएगा, नातनी और नाती को नहीं दिया जाएगा,
ये बातें क्लियर समझ लीजिए, किसी भी विभाजन का वो दावा नहीं कर सकता। बहुत सारे लोग हमको पूछते रहते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं केस का। और यहां समझिएगा, मां प्रॉपर्टी अगर नहीं चाहती है, मां ने केस किया भी नहीं है ना, तो मां चाहती ही नहीं है कि भाई किसी तरह का केस हो भाई के ऊपर वादी प्रतिवादी द्वारा, तो यहां चुनौती तो नहीं दिया जा सकता है। समझ रहे हो, वादी ने आवेदन में संबंध में कोई पक्ष प्रस्तुत नहीं किया है ना, वादी जो केस किया है तो 21 को अस्वीकार कर दिया गया इस मामले, क्योंकि मां केस करता, ना कि उसकी बेटी केस करता, मामा के ऊपर उसकी भगनी। तो भाई इसमें क्या हुआ, लड़की जी की जो मां है मेन पार्टी, जिसके ऊपर प्रॉपर्टी आएगी, तो वो कोई सुट फाइल नहीं किया, वो डायरेक्ट नातनी ने फाइल किया। अब नतनी का कोई हक नहीं बनता है, नाती नतनी जो भी है उसका हक नहीं बनता है। और उनके वकील साहब ने कह दिया, देखो भाई मैं चीजें बता रहा हूं, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे विद्वान अधिवक्ता का तर्क कहना है कि वादी का कोई जन्मसिद्ध अधिकार रखने वाला सौदई नहीं है, तो यह बाधित विरासत का मामला है। समझ रहे हो, इसलिए ऐसा वाद मान्य नहीं होगा, विद्वान अधिवक्ता का ये कहना है। और ये तर्क भी देना है, प्रतिवादी संख्या 1 ने किसी भी हिस्से का बंटवारा दावा नहीं किया। किसने? उसकी मां ने। प्रतिवादी संख्या में उसकी मां है, ठीक है। तो ये और इस पर विचार नहीं किया जा सकता, इस केस को खारिज कर दिया जाएगा। अब देखिए सामने वाला एडवोकेट का विचार है, भाई जो पार्टी होनी चाहिए उसको पहले ये सिर्फ पार्टी बनाओ, पार्टी बन ही नहीं सकता, क्योंकि उस बात का क्या है कि खारिज हो जाएगा, क्योंकि वो उसका हक ही नहीं है, उसकी मां का हक बनता है, ठीक है। तो यहां पर विद्वान अधिवक्ता ने ये बात बताया, समझ रहे हो। और अब लड़की का जो वकील है उनकी तरफ से वाद पत्र में सभी प्रश्नों पर विचार किया गया, वाद पोषणीय। उसने कहा हमने जो पूरी पिटीशन तैयार की है भाई, एक पॉइंट आपको शायद काम किया, देखो चीजें समझिएगा, यहाँ पे ऐसा निकल, अगर आपको लगेगा वाद के ऊपर क्या होना चाहिए, कॉन्ग्लेंस लेना जरूरी है। देखो यहाँ पे क्या है कि प्रतिवादी की मां को हिस्सा जो है यहाँ पे मतलब कि नहीं दे रहे हैं, तो तीसरे पक्ष का यहाँ पर कहना जरूरी है, समझिएगा। लेकिन प्रॉपर्टी जो है उनके हिस्से की, कल को अगर भाई मान लीजिए जैसे कि मां अगर नहीं रहती है कल को समय में, समझ रहे हो, तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि पार्टी किसके हिस्से को मिलेगा, मतलब नाती के हिस्से आएगी। ऐसी प्रॉपर्टी जो है आपको समझना होगा कि क्योंकि मां का क्या बनता है, उसके अंदर हक बनता है, ठीक है। और वकील साहब का ये कहना है, लेकिन कोर्ट का क्या कहना है हम देख लेते हैं। देखो कोर्ट की लाइन में वादी अपने मायके पक्ष की बात समझिएगा, संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में हिस्सेदारी का दावा कर रही है, और वादी अपने मायके पक्ष की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में यह दावा कर रही है। वाद की भूमि उसके नाना, माता, मामा, मामी और चाचा चाची संयुक्त परिवार की संपत्ति है, तो ये जरूरी है। और वादी सहोदयी सदस्य है, यानी कि भाई नाती है, नतनी है, जो भी है उस परिवार के सहोदयी सदस्य है, तो आगे मुकदमा लेके जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जिस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेश है वह भी जो है सहोदयी प्रॉपर्टी है, मतलब कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 को संशोधित धारा 6 के अनुसार पुत्री को जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है, पुत्री को, न कि नाती को और नतनी को। समझ पा रहे हो, तो जो भाई जो बच्ची होती है, बच्ची को जन्म से ही अधिकार होती है, मतलब खानदानी संपत्ति में, पुश्तैनी संपत्ति में वह पुत्र के समान हकदार होती है। पुत्री को जो है हकदार होती है, खानदानी जमीन में अपना बराबर का हक होता है। समझ रहे हो, यानी कि अगर अपनी कोई खानदानी प्रॉपर्टी लेके अगर लोगे, मान लीजिए कि चौथी पीढ़ी के पास अगर वो प्रॉपर्टी जो है आ गई, चौथी पीढ़ी ये कहता है मेरा खानदानी प्रॉपर्टी है, हिंदू धर्म के अंदर, फिर सिख धर्मों में, फिर जैन धर्म में, फिर बौद्ध धर्म में, आने की मुस्लिम धर्म में, फिर आदिवासी धर्म में, एक इसको साइड करो, ठीक है, इसको साइड करो भाई, यहां समझो एक बात, ये सब चीजें साइड करो, ठीक है। धर्म उर्म की यहाँ बात यहाँ अलग है, लेकिन यहाँ के अंदर ये कहता अगर कोई घर के अंदर बच्चा जो है जन्म लेता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, तो उसके ऊपर जो है उसी टाइम उसका अधिकार खानदानी प्रॉपर्टी, हिंदू में खासकर, ठीक है। तो ये बराबर ये मामला है, और जन्मसिद्ध अधिकार है भाई, ये चीजें समझ लेना, उसको प्राप्त है, जन्म से अधिकार प्राप्त है। और अपना 1/8 हिस्सा, वो जो 8 बच्चे हैं तो 1/8 हिस्सा लगेगा, उसकी मां को होगा अधिकार। और यहाँ पे पृथक कब्जे में वायदा नहीं किया जा सकता, लेकिन यह कोर्ट कह रही है कि इस मुख्य पार्टी कौन बन सकते हैं, लड़की की मां बन सकती है, यानी कि वो लेना चाहे तो ले, न लेना चाहे तो न ले, वो हकदार है,
ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए वो पार्टी नहीं बनी और लड़की ने केस लगाया मेरी मम्मी की प्रॉपर्टी हमको दी जाए, जिसकी प्रॉपर्टी जबरदस्ती केस किया है ना। तो ये चीजें हैं और बात लगाया जिसका हक, अब नाती से पहले तो माँ का हक है, माँ ने लगाया नहीं तो संयुक्त परिवार में हिस्सेदारी से वंचित किए जाने के संबंध में कोई शिकायत भी नहीं किया उसकी माँ ने, है ना। तो मामा लोगों ने उसकी मम्मी को हिस्सा दिया नहीं तो उसका कोई फसल का हिस्सा मिला नहीं, तो ऐसा कोई शिकायत भी तो नहीं किया, शिकायत करता तो ना, तो इसका मतलब हो सकता मम्मी का कोई शिकायत ही नहीं है ना। तो ये चीजें हैं। और देखिए भाई, जो मेरे फादर मदर प्रॉपर्टी जो भी है उसके पास रहे, ऐसा बहुत चाहती हो, है ना, प्रॉपर्टी में हिस्सा ले, लेकिन नाती क्या कर रहा है, वो मम्मी की प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले वो चाह रहा है, नाती नतनी। तो ऐसे में जो है, लेकिन मेन पार्टी उसका जो मेन होगा वो वाद दायर करने वाला, वो क्या है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है, जिसको कि पूरा जजमेंट पढ़ लेना जरूरी है, आप लोगों को समझना है। देखो, वाद में उन्होंने दर्शाया, वाद कारण में वादी की मां स्वयं वादी हिस्सा देने से इनकार करना है, तो उसकी मां वादी नहीं है, मां के जीवन काल में वादी बंटवारे का दावा नहीं कर सकता है, ठीक है। कोर्ट ने कह दिया अगर अपनी हिस्सा लेना चाहती है तो उसकी मां करेगी, मां के जीवन काल में वादी बंटवारे का दावा कभी नहीं कर सकती, समझ रहे हो। तो ये वादी कौन है, उसकी मां की बेटी यानी नाती, और उसके मामा की भगनी, समझ रहे, मामा हुआ तो भगनी। तो अपनी यहाँ पे बातें पूरी तरीके से आप लोग समझ रहे हो, और जिसकी मां अपनी जिंदा अब तक इस प्रॉपर्टी में हक नहीं मांग सकती, समझ रहे हो। तो ये मामला है भाई, बात समझ रहे हो, एक एक चीज समझ पा रहे हो। तो ये चीजें हैं, लेकिन अपने मां के जीवन काल में बंटवारे का दावा वो नहीं कर सकती, और मां की बेटी यानी कि नाती अपने मां, जब तक उसकी मां जिंदा है तब तक उस प्रॉपर्टी में उसको हक वो नहीं मांग सकती है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं भाई, और ये वाद भी दायर नहीं कर, हालांकि मां ने कोई दावा नहीं किया, ये समझ में आप लोग को आ गया, और हमको भी, आप लोगों को भी क्लियर हो गया, इसलिए मामला वादी के पास दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे फिर मामले का एक पहलू समझिए, अधिनियम धारा 14 के प्रभाव में वादी की मां प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा पाने के प्रति पूर्ण स्वामी बन जाएगी, लेकिन अगर उसकी मां अगर पार्टी बनती है, समझ रहे हो, उसमें तो मां पार्टी बनने के बाद अपना हिस्सा मांगती है तो 1/8 हिस्सा उसको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे है। और देखिए एक चीजें और समझना होगा आप लोगों को, यहाँ पे पूर्ण स्वामी के नाते हिस्सा संपत्ति नियंत्रण में रहेगी, फिर प्रॉपर्टी की मेन मालिक क्या हो जाएगी, उसकी मां हो जाएगी, संपत्ति की, जमीन की, जो भी चीजें हैं। अगर उसकी मृत्यु बिना वसीयत की हो जाती है, अब बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि उसकी मां की, मान लीजिए हिस्सा मिल गया, मां की मृत्यु हो जाती है, तो मां की मृत्यु हो बिना वसीयत बनाए अगर मृत्यु हो जाती है तो केवल वादी को उनकी संपत्ति का आधा हिस्सा मिलेगा। मतलब नाती और नतनी को अपनी मां की संपत्ति पर, अपने अगर नाना की संपत्ति है और उसको मां की हिस्सा हुआ तो मां की संपत्ति पर सिर्फ आधा उसको हिस्सा मिलेगा, पूरा नहीं मिलेगा, ठीक है, आधा ही मिलेगा, समझ। अगर बिना वसीयत की डेट होती है तो, अगर बिना वसीयत, और वादी को उसका आधा हिस्सा मिलेगा, अदरवाइज ऐसे में अगर ऐसे कानूनी तरीके से आधा हिस्सा वो नहीं ले पाएगा। अगर मां का हिस्सा हुआ है तब आधा मिलेगा, मान लिया हिस्सा, तब बाद में मां मर गया, बाद में हिस्सा मांगेगा, मामा जी मम्मी मेरा हिस्सा होगा चलिए दीजिए, तो नहीं मिलेगा। अगर मम्मी उसका हिस्सा ले लिया है तब आधा हिस्सा मिलेगा। और क्या, वादी को अपनी मां को अपठित संपत्तियों हिस्से में से कोई निहित अधिकार का हित नहीं माना जा सकता, और ऐसी स्थिति में विचार न्यायालय के मुकदमा आगे बढ़ने की अनुमति देना व्यर्थ होगा। बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे थे, मैं क्लियर कर दिया हूं, और समझ रहे हो, इसके अंदर जिसका हक बनता है। और देखिए, अब देखिए यहाँ पे इस बार में आपको समझ लीजिए, मां कितना हिस्सा बन रहा है, 1/8 बन रहा है, और इसका जो पुत्री है उसने वाद लगाया मेरी मम्मी का 1/8 हिस्सा, तो भाई पहली प्रायोरिटी किसकी बनती है, मां की, और अपने फादर की प्रॉपर्टी के ऊपर आने की इसका जो क्या लगा, इसका जो है नाना जो लगा, यानी मां की, उसके मां की फादर, तो पुत्री का जो है, जो भी है सीता है, इसका नाना को लगा, तो पहला हक बनेगा मां का। मां अगर नहीं लेना चाहती फिर ये नाती नतनी क्या है, नहीं ले पाएगा, ठीक है। अरे दावा भी नहीं कर सकता, ऐसा है, और कोर्ट का जजमेंट है। लेकिन अगर मां अपने हिस्से की प्रॉपर्टी ले लेता है और जब तक मां जिंदा है तब तक हिस्सा मां के पास ही रहेगा, समझ रहे। मां अगर अपने जीते जी उसको वसीयत बना देता है, मान लो जिंदा है और वसीयत बना दिया, ठीक है, तो उसके नाम से वसीयत बनवा दिया मां के अपने बेटी के नाम से या बेटा के नाम से, तो मरने के बाद पूरी प्रॉपर्टी जितना हिस्सा होगा वसीयत उतना हिस्सा उस व्यक्ति के नाम पर होगा,
समझ पा रहे हो? माँ ने अगर पिता से या अपने भाई से अपना हिस्सा ने मायके में ले लिया है नेहर में, तो फिर अगर वसीयत बना दिया अपने बेटा का बेटी के नाम से तो उसको पूरा अधिकार मिलेगा। अगर नहीं बनाया तो आधा ही हिस्सा मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो ये बिना वसीयत के ऊपर अगर मान लीजिए किसी तरीके से कुछ हो जाता है तो उसमें उसका आधा हिस्सा पुत्री के नाम पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है जो चीजें हमने आप लोग को क्लियर किया। अगर वो लेना चाहते, अगर वो नहीं लेना चाहते प्रॉपर्टी के ऊपर डायरेक्ट, तो भाई प्रॉपर्टी पे हक नहीं मिल सकता है। कोर्ट का ये जजमेंट है भाई, नाती नातनी का जो है वो हक नहीं बनेगा। समझ पा रहे हो? जब तक उनके माँ बाप जिंदा हैं तब तक उनको उसका माँ जो है अपना हिस्सा मायके में ले सकती है। अगर वसीयत उसको हिस्सा मिल गया, वसीयत अगर नहीं बनाया तो आधा हिस्सा नाती नतनी को मिलेगा। अगर जिंदा रहते हुए वसीयत बना दिया तो पूरी प्रॉपर्टी माँ का जितना होगा उसका मतलब कि माँ की जो बेटी है यानी नाती नतनी को उसका हिस्सा पूरा मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो ये वीडियो के माध्यम से हमने क्लियर किया। आज का वीडियो में पूरी तरीके से आप लोग को जानकारी दिया है और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत कुछ लोगों को जो है इस तरह के दिन दिन देखते हो कितने केसेस फाइल हो रहे हैं, कितने केसेस कोर्ट में लोग लड़ रहे हैं। समझ रहे हो? तो ये लड़ना समस्या का इलाज नहीं है, ये बातें आप लोग समझे। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। सारे लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, हमें मोटिवेशनल मिलता है। हम इस तरह के वीडियो बनाते हैं आप लोगों के लिए। समझ रहे हो? हमें थोड़ा सा मोटिवेशनल दो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, धड़ाधड़ भाई। पर डे वीडियो हम इस तरीके से बनाकर ले आएंगे। समझ रहे हो? और शेयर करो, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में। समझ पा रहे हो? धन्यवाद।